Hello student, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Saundarya Dwivedi, paper 2 UGC NET Mass Communication and Journalist Faculty. So student, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा UGC NET पेपर 2 मास कम्युनिकेशन है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम किस तरीके से एक स्ट्रेटजी के साथ ये तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो उसके पहले एक बार हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 150। नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है? एमसीक्यू। ये सबसे बढ़िया है कि एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके लिए ये नहीं कि हम डीप नॉलेज ना लें, क्योंकि जब तक हम डीप नॉलेज नहीं लेंगे हमें एनटीए का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो आप सभी को पता है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 300। इस 300 में हमें अगर जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो हमें ध्यान रखो कि 200 प्लस स्कोर करना रहता है जेआरएफ के लिए। और अगर आपको नेट चाहिए तो नेट के लिए ये आपके कट ऑफ पे बेस्ड होती है, लेकिन आप अपना इतना मान के चलिए कि 158 प्लस हो तो आपका नेट है। मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर 2 मार्क्स ईच। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप देख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आओ। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 3 घंटे। 3 घंटे बहुत होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और मैं अभी आपको बताऊंगी, ये बस मैं पैटर्न इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो उनको एक बार पैटर्न पता होना चाहिए। दूसरा देखिए, सफलता आपकी है तो संघर्ष भी आपका होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये नहीं कि आप सिलेबस देख के घबरा जाओ कि इतना सिलेबस हमें कैसे कवर होगा, 10 यूनिट पेपर 1, 10 यूनिट पेपर 2, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको हार्डवर्क करना है, ठीक है। सेल्फ केयर जरूरी है। सेल्फ केयर में क्या है आपका? गुड स्लीप, ईट हेल्दी, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रीड बुक। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम का जब प्रेशर आता है तो बहुत से लोग होंगे जो बीमार पड़ जाते हैं, तो इसलिए उनको नींद नहीं आती है रात भर। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी खाना खाओ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, जिससे ये रहेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आएगा। दिमाग पे प्रेशर हावी मत होने दीजिएगा जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, मतलब एक छोटा सा पिक्चर डाला है। एक्सपेक्टेशन क्या है? हार्ड वर्क। कितना इजी वे में ये एरो सक्सेस की तरफ लाया है, लेकिन हमें और आपको पता है कि कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है नेट जेआरएफ के लिए, ठीक है। तो आप इसको देख के समझ रहे होंगे कि कोई भी चीज़ जितनी आसान दिखती है वो उतनी आसान होती नहीं है। उसको पाने के लिए हमें बहुत से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। हाउ टू मैनेज टाइम वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। प्रिपेयर अ टाइम टेबल। आपका टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल बहुत इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्किंग हैं, उसके साथ साथ वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं, उनका मतलब 4th सेमेस्टर है और वो साथ साथ एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि किस हिसाब से हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। प्रायोरिटाइज, फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं जब आपसे सिलेबस डिस्कस करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि उसमें से सिलेबस में भी बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। कुछ होता है ना कि एनटीए के कुछ ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होते हैं जिससे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, उसे ज़्यादा पढ़ना है। फोकस ऑन योर वीकनेस, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि जब तक आपको आपकी कमियां नहीं पता होंगी आप कैसे तैयारी करेंगे। क्योंकि टोटल 10 यूनिट है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका रिसर्च बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कम्युनिकेशन रिसर्च को सोचेंगे कि ये चलो बाद में पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि सबसे कम नंबर उसमें ही आते हैं। इसलिए बहुत हल्के में भी कुछ नहीं लेना है और अपना वीकनेस ध्यान में रखते हुए आपको लाइन वाइज, यूनिट वाइज तैयारी करनी है। स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है कि किस तरीके से पढ़ना है। स्ट्रैटेजी ही है कि किस तरीके से हमें नेट क्रैक करना है। अब वो मैं आपको आगे बताऊंगी जब सिलेबस डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैंने इसलिए भी लिखा है क्योंकि कौन से सब्जेक्ट को किस एक
स्मार्ट वर्क से पढ़ाई करनी है, वो स्ट्रेटजी का मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि हार्ड वर्क करने से कभी कभी हमें सक्सेस नहीं मिलता है, इसलिए हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो बिलीव करिए स्मार्ट वर्क में। रिवीजन, आज आपने यूनिट 1 पढ़ा तो आप उसको रिवाइज कीजिए। किसी भी यूनिट को 1 to 10 में इजी मत समझिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि नेट इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा आपको भी नहीं समझ में आएगा। अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सी बुक प्रेफर करनी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि 500 पेज का पूरी एक किताब आप उसको पढ़ डालें, हो सकता है उसमें से ना आए कुछ। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट्स ध्यान में रखिएगा। लर्न टू से नो, नहीं बोलना सीखिए। सिलेबस को देख के घबराइए मत, या फिर आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखिए कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि बोलते हैं ना कि अरे तेरे से नहीं होगा। ये सब चीज़ों को अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए, और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपसे ही होगा, आप ही नेट निकालेंगे अगर आप एक प्लानिंग और स्मार्ट वर्क के साथ काम करेंगे। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट हर यूनिट में आपको देना है। यूनिट 1 पढ़े आपको मॉक टेस्ट देना है, तब आपको समझ में आएगा कि पैटर्न क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, और मॉक टेस्ट से आपको भी तो पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है, कि आपने यूनिट 1 को पूरे 10 दिन दे दिए और आपकी प्रोग्रेस कुछ है ही नहीं। तो मॉक टेस्ट दीजिए, तभी आपको आपकी प्रोग्रेस पता चलेगी। और स्टे पॉजिटिव, अभी मैंने बताया कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ को बताने के लिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आप किस चीज़ को किस वे में ले रहे हैं। ठीक है, वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आपके लिए क्या ज़रूरी है, मैंने ये स्पेशल लाइन क्यों लिखी है। आपको नेट चाहिए, आपको जेआरएफ चाहिए, ये आप अपना गोल सेट कर लीजिए। ये कभी मत सोचिए कि आप अब इस अटेम्प्ट में नहीं होगा तो सेकंड अटेम्प्ट में होगा, ये दिमाग में मत आने दीजिए, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपका फ्यूचर, आपका गोल। बहुत से लोग होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, ये सोचते हैं कि मुझे पता चल जाएगा कि चलो फर्स्ट अटेम्प्ट है, देख लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न क्या है। उसके लिए आपके मॉक टेस्ट हैं, एनटीए के वेबसाइट पे पड़े हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है आपके मॉक टेस्ट। आप उसके थ्रू भी मॉक टेस्ट देके पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। आपने अटेम्प्ट बर्बाद मत कीजिए ये सोच के कि अभी मैं क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ या देखने जा रही हूँ कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। आपके लिए ज़रूरी क्या है कि मैं नेट निकालूंगी, इसी बार में निकालूंगी। अपना टारगेट जून का बना के चलिए, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। प्रिपेयर नोट्स, अब मैं आपको बता दूं कि ये सब तो चलिए है, लेकिन एक आपको आइडिया बता देती हूँ छोटी छोटी, कि हर साल नेट में पेपर 2 मास कम्युनिकेशन में एलिजिबल होने वाले बच्चे 8000 से ज़्यादा होते हैं, और बच्चे जो अटेम्प्ट देते हैं वो चलिए 6 साढ़े 6 के अराउंड होते हैं, जिसमें से नेट निकलता है केवल 500 साढ़े 500 बच्चों का, और जेआरएफ का रेशियो और भी कम होता है, जेआरएफ निकलता है 70 से 80 तक बच्चों का रेशियो। आपको अब समझ में आ रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपटीशन कितना टफ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपने नोट्स, अपनी तैयारी किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी और स्मार्ट वर्क के साथ करनी है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्रिपेयर नोट्स, फॉर बेटर प्रिपरेशन स्टूडेंट नीड टू रीड एटलीस्ट 1 स्टैंडर्ड बुक फ्रॉम ईच एरिया। ये इतनी स्टोरी चलिए आप एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इसका कंक्लूजन बता देती हूँ कि जब नोट्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके जो खुद के नोट्स हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने में और
एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि आप हड़बड़ी में क्या करते हैं कि यूट्यूब पे बहुत से चैनल होते हैं, तो आप ये भी कंटेंट उठा लो, वो भी कंटेंट उठा लो, इसको भी पढ़ लो, ये सब करते हैं। लेकिन एक ही चीज़ पढ़िए, उसको लगातार पढ़िए। बीच में ये नहीं कि आज एक दिन में इनका समझ में नहीं आ रहा है तो कल उनका जा करके पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और विकिपीडिया को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हमेशा वैलिड इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि हम जो नोट्स बनाएंगे वो हमारे आगे भी काम आएंगे और हमें पढ़ने के लिए भी वो एक हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम नोट्स किस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई भी हैं कि आप सर्च करते हो ना गूगल पे, विकिपीडिया पे, फिर अपने टीचर से कल के आर्ग्यूमेंट करोगे कि मैम मैंने तो यहाँ ये पढ़ा था, मैंने तो वो पढ़ा था। तो मैं आपको बता दूं कि बुक भी पढ़िए, लेकिन हर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है ना 500 पेज की पूरी बुक पढ़ना। तो आप बुक भी पढ़िए और वैलिड कंटेंट उठा करके पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। बहुत से ऐसे डेटा होते हैं जो गूगल पे गलत बताते हैं, पर वो बुक में कुछ अलग होते हैं। इसलिए आप बहुत ही स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ाई करिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि जब भी आप नोट्स बनाइएगा तो आप क्या ध्यान रखिएगा कि जो भी हो वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि क्रोनोलॉजी आती है क्वेश्चन। मैं आपको आगे क्वेश्चन पैटर्न भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से नेट क्वेश्चन पूछता है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। वो एज और ईयर रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो इसलिए आप फैक्चुअल डेटा पढ़िएगा जो भी पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, आपने देखा होगा कि थ्योरी क्वेश्चन जो होता है, डेवलपमेंट थ्योरी, ये सब जो थ्योरी होती है वो आपका क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसके लिए आपको डीप नॉलेज ज़रूरी है। ऊपर ऊपर पढ़ के कभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। और चलो एक बार आंसर मिल भी गया, कल के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो आप अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाओगे। इसलिए इसका डीप नॉलेज ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको पढ़िएगा। अब देखिए, अब आपको पता है कि नेट कितना, एनटीए कितना स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आजकल आपको हर बार देखने को मिलेंगे अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया है तो। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछेगा, टाइम टेकिंग होता है। तो जो टाइम टेकिंग होता है वो हम कैसे स्मार्टली उसको पढ़ के अपना आंसर सही करके आए, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के अपना नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जो हमारा नोट्स होगा वही हमारे सही आंसर का की होगा। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की बात मैंने आपको पहले भी की थी और अभी भी कर रही हूँ कि नेट की तैयारी करने के लिए आई थिंक 4 मंथ बहुत है। 4 मंथ में आपका थ्योरी पार्ट, आप जो भी पढ़ना चाह रहे हैं 10 यूनिट को कवर कीजिए। और पेपर 1 को भी आप टाइम दे रहे हैं, पेपर 2 को भी टाइम दे रहे हैं। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है। अगर आप इस समय कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो इन द सेंस कि आप अभी स्टूडेंट हो, तो आप पेपर 1 के लिए सुबह का टाइम निकालिए और पेपर 2 के लिए शाम का टाइम निकालिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक साथ कितने घंटे बैठ के पढ़ सकते हो। एनालाइज पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज तो हेल्प करते ही हैं, तभी आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर पीवाईक्यू आपने देखा है और इस वीडियो को देखने के बाद भी आप एक बार पीवाईक्यू देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन इतने लॉन्ग पूछेगा ताकि बच्चे भटक जाए, लेकिन उसका आंसर बहुत इजी होगा। इसलिए पीवाईक्यू ज़रूर देखिएगा। पीवाईक्यू से हमें एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछा है। मास कम्युनिकेशन में आपने देखा होगा कि आज फिल्म से क्वेश्चन पूछा है, तो दूसरे छठवें महीने में आपसे प्रिंट मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी मैं आपको यूनिट वाइज भी बताऊंगी कि यूनिट वाइज कौन से यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, ये आपको पीवाईक्यू के भी थ्रू पता चलेगा।
देखिए बुक्स, बेस्ट बुक्स क्या हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें जो हमें आसानी से याद हो जाए और हमारा नेट भी क्लियर हो जाए। मास कम्युनिकेशन इन इंडिया बाय केवल जे कुमार, ये बुक आपको हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये बेस्ट बुक है, क्योंकि मैंने भी इसको ही पढ़ा था पेपर 2 के लिए। ये आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट, हर चीज़ आपको नॉलेज हो जाएगी मास कम्युनिकेशन के बारे में। और बाकी जो बुक है आप एक बार इसको देख लीजिए, लेकिन जो ये बुक है मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, इसको पढ़ने के बाद आपको और कोई बुक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक बार देख लीजिए, आर्ट एंड प्रिंट प्रोडक्शन बाय एन शंकर, ये प्रिंट मीडिया के बारे में, मतलब हर यूनिट की अलग अलग बुक है। ये मतलब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत से लोगों का कुछ मतलब सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन अलग हो जाता है, तो उनका उस फील्ड से नाता टूट जाता है। इसलिए मैंने लिखा है कि अगर आप प्रिंट मीडिया नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए ये अलग बुक है। बहुत से लोग हैं जिनको पब्लिक रिलेशन मतलब वो स्पेशलाइजेशन में नहीं लेते हैं, उनके लिए भी अलग बुक है। तो ये सारी बुक आपके अलग अलग यूनिट वाइज है। मॉडल्स की बुक्स अलग हैं और प्रिंट की अलग है, फिल्म की अलग है। तो इस हिसाब से ये सारी बुक है। लेकिन मैं अगेन यही बोल रही हूँ कि केवल जे कुमार की जो बुक है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो आपका जो माइंड है वो आपको समझ में आ जाएगा कि इस हिसाब से क्वेश्चन है, इस हिसाब से मास कम्युनिकेशन है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि मास कम्युनिकेशन क्या है, ये तो आप जान लो। तो ये आपको केवल जे कुमार की बुक में ही मिलेगी। बस एक बार लेकिन आप बुक देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या रही है और आप क्या पढ़ना चाहोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बुक ही पढ़ो। मैंने बस इसलिए लिखा है क्योंकि पेपर जो 2 में होता है वो मीडिया एथिक्स एंड लॉ थोड़ा सा एक टफ टॉपिक होता है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह से रिलेटेड है, आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये सब आप एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगेन मैं यही बोलना चाहूँगी कि उतना ही पढ़िएगा जितना वैलिड हो। रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। अब देखिए क्वेश्चन पैटर्न देख लीजिए एक बार। ये हमारा एनटीए का क्वेश्चन पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट है। 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन आर्ग्यूज दैट, इसका आंसर क्या होगा आप एक बार इसको देख लीजिए। वैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बताने के लिए नहीं, मैं बस आपको पैटर्न दिखा रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोग्रेस विच इंक्रीज communality, who coined this definition? डेनिस मैकवेल, इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। When was the first broadcast transmitted? ये देखिए आपका ये सब क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। मैंने जब आपको बताया था प्रिपेयर नोट के बारे में, तो मैंने बताया था फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो वो ईयर, एज, क्रोनोलॉजी, यही सब क्वेश्चन पूछता है। ISBS स्टैंड फॉर, ये सब कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप देख के भी समझ सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो। आपने कभी बैंकिंग के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है, तो ये गलत है। इंडियन स्टाइल बैंकिंग सर्विस, ये भी गलत है। इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ये सही है। इसलिए क्वेश्चन को स्मार्टली तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन भी टाइम टेकिंग होते हैं। हड़बड़ी में क्वेश्चन मत करिएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए और उसको, ये मतलब ये मैंने इसलिए बोला आपको क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें, हाँ, मैंने ब्रॉडकास्टिंग के बारे में पढ़ा है। अगर आपको देखिए इसका स्टैंड ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एक बार थोड़ा सा दिमाग, स्मार्ट, मैंने बोला ना स्मार्ट वर्क, एक बार दिमाग लगाइएगा तो ये आपका आंसर भी सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिटेड। लगातार अब आप सोचेंगे कि मैं बस 20 अगस्त याद कर लेता हूँ
कर लेती हूँ, आराम से करके चले आएंगे। लेकिन हम जितना स्मार्ट चलते हैं उससे कई ज़्यादा स्मार्ट एनटीए चलता है, इसलिए वो इस तरीके से आपको घुमाएगा कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि क्या दे दिया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ईयर और डेट और मंथ याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ, थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस डिस्कस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक यूनिट में इतने टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स याद रखनी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए यूनिट वाइज ये याद रखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन एनटीए हर बार पूछता है। पीवाईक्यू का मतलब ही है कि पता चल जाएगा कि वो कौन से यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 से इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से हर साल 20 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए मिलते हैं, अब ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन वो बार बार रिपीट करता है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, वो मतलब वो बदल के देता है। अब सीधे सीधे नहीं पूछेगा आपसे कि मास कम्युनिकेशन क्या है, कभी कभी सीधे क्वेश्चन भी दे देगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे दिया, गलत आंसर टिक करके चले आएंगे, 2 नंबर चले गए आपके। कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पढ़ना है इसे। टॉपिक बता रही हूँ, कौन सा पढ़ना है, कौन सा आपको स्किप करना है, क्योंकि क्वेश्चन देखिएगा, पीवाईक्यूज जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या क्या पूछा है ये। हिस्ट्री, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेजर लैंडमार्क इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक बार पढ़ लीजिएगा, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि पढ़िएगा मत, लेकिन क्वेश्चन इससे कम आता है। इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है क्योंकि हिस्ट्री पूछता ही है, हिस्ट्री आपसे पूछेगा ही, ग्रोथ पूछेगा ही, डेवलपमेंट पूछेगा ही। डेवलपमेंट से तो हर बार क्वेश्चन आता है। डेवलपमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कम से कम 6 से 7, तो इसको याद रखिएगा। मीडिया, प्रेस काउंसिल, प्रेस, हाँ ये देखिए, इससे भी क्वेश्चन आता है। प्रेस काउंसिल एंड प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। मीडिया एजुकेशन इंडिया, मीडिया पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, ये भी आता है। पॉलिसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार आप टिक लगा लीजिएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा कि मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आते हैं। वो पूरा इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसको बता दे रही हूँ, क्योंकि उसी से क्वेश्चन घूम फिर के देखने को मिलते हैं। मॉडल्स एंड थियरीज आती हैं, नॉर्मेटिव थियरीज आती हैं। ये देखिए, ये आपका दूसरा जो टॉपिक है वो सारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, मार्शल मैक्लुहान से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। व्यूज ऑन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मार्क्सवादी अप्रोच, ये भी आएगा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इससे भी मिल जाएंगे आपको। ये अब आप बोलेंगे कि मैम आप दूसरे में, तीसरे में तो मैम आपने सभी लगवा दिया। इम्पॉर्टेंट है, मैंने बताया ना, 20 से 25 क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट से ही देखने को मिलते हैं। आपका फर्स्ट यूनिट इतना इजी है और उतना ही क्वेश्चन इसी से पूछता है। इंडियन ट्रेडिशन एंड अप्रोचेज टू कम्युनिकेशन फ्रॉम द वैदिक एरा, इससे तो क्वेश्चन आई थिंक 2017 में आया था। 2017 के बाद से इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था।
मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट ज़रूर लगवा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे ही नहीं, आपको सब पढ़ना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, ये आपको ज़्यादा दिमाग में रखना है कि हाँ, मतलब फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ते चलना है। क्वेश्चन दिमाग में रखेंगे तब आपको पता रहेगा कि हाँ, ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एरिस्टोटल, प्लूटो, हिंदू, बुद्धिज्म एंड इस्लामिक ट्रेडिशन, इससे भी क्वेश्चन आया है। एक से दो क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मीडिया एंड कल्चर, फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग कल्चर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन सोशियो कल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, इससे भी क्वेश्चन आया है, आप इसको भी देख लीजिएगा। दूसरा यूनिट क्या है, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, इससे तो क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, रोल ऑफ मीडिया एंड जर्नलिज्म इन सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्वेश्चन आएगा, इससे आएगा, पक्का आएगा, क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पूछता ही है। डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, इशू एंड पोस्ट कॉलोनियल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपका इम्पॉर्टेंट ही है, ये आएगा ही आएगा। ये पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इससे भी। कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन स्टेट, मास कैंपेन बाय NGOs, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड कॉर्पोरेट्स, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब मैं सिलेबस कवर कराने लगूंगी तो आपको मैं सारे यूनिट्स डेप्थ पे बताऊंगी, और फिर उसके बाद क्वेश्चन भी दिखाऊंगी हर यूनिट का, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन आजकल शॉर्ट स्टोरी दे करके क्वेश्चन पूछता है, कॉम्प्लिकेट इतना बना देगा क्वेश्चन को जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पॉलिसीज कभी कभी पूछता है, हर बार नहीं पूछता, पॉलिसीज से भी क्वेश्चन लिमिटेड आते हैं। इनको एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। राजा राम मोहन रॉय से इनकी कौन सी पत्रिका कब आई, कौन से लैंग्वेज में आई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, फुले, महात्मा गांधी से भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन बहुत है, एक क्वेश्चन आ जाता है। भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन आता है, इनसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इनकी कौन सी पत्रिका है, कब आई, और इनका क्या कंट्रीब्यूशन था न्यूज़पेपर पे, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग, न्यूज़ कॉन्सेप्ट, न्यूज़ वैल्यू, ये सब, हाँ इसको तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आता है। रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग से तो क्वेश्चन आते ही हैं, और वो अभी भी मैंने आपको पहले बताया ना कि वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। मास कम्युनिकेशन का आपने जो पैटर्न देखा होगा कि एक बार वो पूरा प्रिंट मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, दूसरे छठे महीने जब अपना एग्जाम लेता है, कंडक्ट कराता है, तो वो पूरा टीवी पैटर्न होता है। उसके बाद वो PR से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और उसके बाद वो एडवर्टाइजिंग से, मतलब उसका एक स्पेसिफिक टॉपिक है कि वो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके टॉपिक ज्यादा देखने को मिलेंगे। राइटिंग फॉर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल न्यूज मीडिया, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड यूनिट से क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इसमें डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। टेक्निक्स थोड़ा सा इससे, हाँ डिजिटल मीडिया से क्वेश्चन आता है, डिजिटल मीडिया से क्वेश्चन आएगा ये आपका। एज अ प्रोफेशन, कंटेम्प्रेरी इशू, एथिक्स ऑफ रिपोर्टिंग, एथिक्स ऑफ रिपोर्टिंग आएगा। मीडिया एथिक्स एंड लॉ में क्वेश्चन आता है, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल्स वगैरह आपसे पूछेगा। वेस्टर्न वैल्यूज, इफेक्ट ऑफ न्यूज़ टेक्नोलॉजी ऑन ग्लोबल कम्युनिकेशन फ्लोज, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
नीश रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन आ जाता है अभी तक, मतलब इधर एक साल से नहीं पूछा है, मे बी आगे पूछे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। नीश रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को के बारे में बताता है। जैसे आपने मैगजीन पढ़ी होगी बच्चों की, तो मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही, मतलब कि वो किसी एक, इसकी एक टारगेट ऑडियंस होती है, वो या तो फिर केवल वुमेन्स को ही उसके बारे में बताएगा, या फिर वो किसी एक बच्चे के बारे में ही बताएगा। एक बच्चा इन द सेंस मतलब वो केवल बच्चों के बारे में बताएगा, वो मैगजीन है, ठीक है। न्यूज रिपोर्टिंग यही है। यूनिट 4 एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, फंक्शन, टाइप्स, एवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा आपका। ब्रांड मैनेजमेंट, ये आता ही है। मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आता है, तो मैच द फॉलोइंग में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ये इसका ये ब्रांड है, इसने कब क्या लाया, या फिर इस ब्रांड का क्या टैगलाइन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, एजेंसी रोल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट इसमें तो सभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग कैंपेन वगैरह के बारे में पूछता रहता है। क्रिएटिविटी, लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, ये भी आता है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च से क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब इन सब से एक एक क्वेश्चन आप मान के चलिए, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 5 पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। पब्लिक रिलेशन से क्वेश्चन, अगर मैं 2017 के बाद की बात करूं तो क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिलता है हर बार। 200 में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा आपको सारा। एथिक्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, ये सब सारा, ये मैं देखिए, अब ये पब्लिक रिलेशन का जो यूनिट है, अगर आप एडवर्टाइजिंग को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये इसकी कुछ जो टॉपिक है वो उसके साथ भी कवर हो जाएगा, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब आप एडवर्टाइजिंग और पीआर इसलिए साथ में पढ़ा जाता है, जब आप ये दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो आपका ये भी टॉपिक कवर हो जाएगा। और जब आप मीडिया एथिक्स एंड लॉ पढ़ेंगे तो जितने भी पब्लिक रिलेशन या फिर न्यूज़ रिपोर्टिंग, न्यूज़ वैल्यू, ये सब चीज़ें हैं, ये आपको उस यूनिट में भी कवर हो जाएंगी। मीडिया लॉ एंड एथिक, अब आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे बड़ा यूनिट यही है। इसमें आपको सारे सेक्शन, जितना कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब है, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन पैटर्न देख लीजिएगा, मैं आपको भी दिखा दूंगी यहाँ पे कि मीडिया एथिक्स एंड लॉ से 4 से 5 क्वेश्चन तो आता ही आता है, क्योंकि वो पूछता है कि ये कौन सा आर्टिकल में पूछा गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल कौन से इसमें आएगा, तो ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको मीडिया एंड एथिक्स से। लेकिन अगर आप एक बार मीडिया एंड एथिक्स को पूरा पढ़ेंगे तो आपका जो और भी यूनिट है उसके जो लॉ वाले पार्ट्स है वो इसमें कवर हो जाएंगे। मीडिया मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, मीडिया मैनेजमेंट, ये तो आपको पढ़ना ही है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको आप रहने दीजिएगा। कम्युनिकेशन डिज़ाइन, थियोरीज एंड प्रैक्टिस, डिज़ाइन से क्वेश्चन नहीं आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे छोड़ देंगे, पढ़ेंगे एक बार। मीडिया प्रोडक्शन टेक्नीज, ये आएगा। डिजिटल मीडिया से तो क्वेश्चन आता ही है घुमा फिरा के। आईसीटी इन कम्युनिकेशन, आपको पता है कि एनटीए को बहुत ज़्यादा पसंद है, आजकल हर चीज़ में आईसीटी लगा देता है। टीचिंग में आईसीटी है, कम्युनिकेशन में आईसीटी है, रिसर्च में आईसीटी है, तो वो एनटीए का फेवरेट टॉपिक बन गया है। इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स ऑफ मास मीडिया इन इंडिया, पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन एक आध दो पूछ ही लेता है कभी कभी। देखिए आ गया आईसीटी एंड मीडिया, फेवरेट टॉपिक है एनटीए का, हर जगह आईसीटी ही जरूर आएगा, तो इससे तो ये सारा आपका इम्पोर्टेंट है। एनिमेशन वगैरह से क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता दूंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब कोई भी एनिमेटेड आपको वीडियो के बारे मतलब उसका नाम पूछेगा और पूछेगा कि इसको किसने बनाया है, ये कब आया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा।
सिलेबस डिस्कस करने का मतलब बस यही है कि आप एक बार सिलेबस को गो थ्रू करो और आपको उसके बाद पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है। मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, और शॉर्ट स्टोरी करके दे देगा, आपसे पूछेगा। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग ये सब मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप एक बार स्किप कर सकते हैं क्योंकि इससे अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है कि क्वेश्चन आया है, बहुत पहले आता होगा। फिल्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन, इससे अगर पैटर्न वाइज बात की जाए तो कभी कभी इससे 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लेगा। इससे कभी प्रिंट मीडिया से, कभी पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग से। तो इसको भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, फैक्चुअल पार्ट्स हैं, थ्योरीज वगैरह जो हैं, उसको एक बार आपको डीपली इसका मतलब नॉलेज लेना पड़ेगा। कम्युनिकेशन रिसर्च, कम्युनिकेशन रिसर्च का हमें यहाँ पे यूनिट 10 में प्रॉफिट ये है कि हम जो पेपर 1 में कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो ये हमारा उसमें भी कवर हो जाएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें पब्लिक रिलेशन में क्या रिसर्च का रोल है, मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप पेपर 1 में रिसर्च अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये आपका यूनिट कवर हो जाएगा जब आप अच्छे से पेपर 1 का रिसर्च पार्ट पढ़ोगे तो ये है हमारी 10 यूनिट। तो कहने का मतलब बस ये है कि आप जो भी पढ़ाई करिए उसको डेप्थ में पढ़िए। डेप्थ में स्मार्ट वर्क के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ये पढ़ना है और हमें ये स्किप करना है। क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन तभी समझ में आएगा कि ये हमारा सिलेबस है। क्योंकि क्या होता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सिलेबस लिखा ना, तो बहुत सी जगह आप देखोगे सिलेबस में केवल ऊपर ऊपर ये दे दिया होगा कि ये आ रहा है, लेकिन एक बार इसको डेप्थ में जानना जरूरी है कि ये टॉपिक है। अगर आप ये टॉपिक को भी देखोगे तब आप उससे रिलेटेड अपने नोट्स बनाओगे। जब आप नोट्स बनाओगे उसके बाद अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक बार आसानी होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो एनटी बहुत ही स्मार्टली अपना क्वेश्चन बनाता है, तो उसी हिसाब से हमें स्मार्टली प्रिपरेशन करनी है और पूरे तैयारी के साथ जा करके नेट और जेआरएफ क्रैक करके आना है। तो ये सब चीजें आपको अब समझ में आ गई होंगी। स्ट्रैटेजी को बस ध्यान में रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 4 महीने आपके लिए बहुत है पढ़ने के लिए, उसके बाद आप पूरा प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रैक्टिस के बाद मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा क्योंकि तभी तो आपको आपकी प्रोग्रेस पता चलेगी। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तभी, क्योंकि बहुत से बच्चे मॉक टेस्ट देने से डरते हैं। मॉक टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी ये प्रोग्रेस है, हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं। और सारे यूनिट को कवर करने के बाद मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक अच्छी बात है, लेकिन आप यूनिट वाइज दीजिए। आपने इंट्रोडक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन पढ़ा, आपने जब पूरी यूनिट एक एक डेप्थ में सिलेबस मतलब टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपके यूनिट 1 की तैयारी कैसी है। तो इस हिसाब से आप सारा टॉपिक प्रिपेयर करते हुए चलेंगे तो आपको नेट जेआरएफ निकालने से कोई नहीं रोक सकता। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। मैंने सबसे पहले ये बोला था ना, से टू नो। किसी भी चीज को, फालतू चीजों को कभी भी अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए कि आपके दोस्त ने बोला कि यार तेरे से नहीं होगा, तो आपने मन में बैठा लिया नहीं यार मेरे से भी नहीं होगा। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे से होगा और क्यों नहीं होगा। क्योंकि आप केवल नेट निकाल करके आप बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं हासिल कर लोगे। आपका जो गोल है, एक रिसर्च स्कॉलर और एक प्रोफेसर, फ्यूचर प्रोफेसर, आप अपना वो गोल मान के चलो। और कभी भी डिसअपॉइंट मत फील करो कि मेरे से अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं दूसरा अटेम्प्ट नहीं दूंगा या दूंगी, या सेकंड अटेम्प्ट में। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपसे वही गलती दोबारा ना हो। तो होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू। मैम बंद कर लीजिए।